माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, और आज है उसका लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पहला ये टॉपिक हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड एक लॉ है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वो हम लोग देखेंगे, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये दोनों टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। एक्चुअली ये वीन्स ने इसी के ऊपर बेस्ड एक लॉ बनाया है, तो पहले हम लोग ये देखेंगे, उसके बाद हम लोग वो लॉ देखेंगे। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन में सबसे पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहती हूँ। हम लोगों ने ब्लैक बॉडी के बारे में स्टडी किया, तो ये जो ब्लैक बॉडी है कंटिन्यूअसली हीट रेडिएट करती है, ये भी आपको पता है। मतलब कोई ब्लैक बॉडी अगर हम कंसिडर करें तो इसके ऊपर जो भी हीट हम लोग फॉल करने वाले हैं वो सभी के सभी हीट को पहले एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद 100% हीट को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद वो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और उसके बाद वो बॉडी हाई टेम्परेचर पे हीट रेडिएशन स्टार्ट करेगी। मतलब इसमें से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकलेगी, राइट ना? तो आप लोगों को पता है जो सन होता है उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकलती है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर आपने ऑब्जर्व किया, देखो हम लोग बचपन में एक गेम खेलते थे, हम लोग क्या करते थे, अपनी जो ग्लास की स्केल होती है वो ग्लास की स्केल को लेके हम लोग सन की तरफ देखते थे। तो वो ग्लास की स्केल में हमें कुछ 7 कलर्स दिखाई देते थे, 7 कलर्स का एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता था, आपको याद होगा। तो वो 7 कलर्स क्या है? दिस इज नथिंग बट द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट रेडिएशन। किसका रेडिएशन? रेडिएशन विच इज इमिटिंग फ्रॉम द सन। सन से निकलने वाली जो रेज है वो रेज का, सपोज कंसिडर करो ये एक सन है, सन भी एक ब्लैक बॉडी है, हर एक प्लैनेट एक ब्लैक बॉडी है। जहां से रेडिएशन निकलता है वो हर एक बॉडी क्या होती है? एक ब्लैक बॉडी होती है। तो हर एक प्लैनेट, हर एक स्टार एक ब्लैक बॉडी है, याद रखो। तो उसी में से सबसे बड़ी ब्लैक बॉडी कौन सी है? सन, जो हमने कंसीडर की। तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकल रही है। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग पर्टिकुलर प्रिज्म में से देखेंगे या पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स में से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, और इसी 7 कलर के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। देखो इमेज मैंने डिस्प्ले की है, इसी 7 कलर के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये जो ब्लैक बॉडी है वो ब्लैक बॉडी जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन करती है उसी से रिलेटेड हम बातें आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मतलब आप एग्जैक्टली क्या स्टडी करने वाले हो मैं आपको बताती हूँ। हम लोग एक डायग्राम देखेंगे, वो डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि अगर हम ये बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर के साथ साथ इसके रेडिएशन पे क्या इफेक्ट होता है। ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्या होता है? इसके रेडिएशन बढ़ते जाएंगे, ये तो हमने देखा। लेकिन वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उसकी इंटेंसिटी कैसे चेंज होती है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग एक ग्राफ स्टडी करेंगे। वो ग्राफ किसके बीच में रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो दूसरी चीज हम लोग क्या देखने वाले हैं वहां पे? ग्राफ। ये तो हमने स्टडी किया कि ब्लैक बॉडी क्या करती है? स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ये तो हमने देखा, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन करती है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे भी। और वो जो ग्राफ है वो किसके बीच में रहेगा? देखो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन रहा मतलब अलग अलग कलर्स आए, तो वो अलग अलग कलर्स किससे बने हैं? अलग अलग वेवलेंथ की वजह से बने हैं। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ। ऐसी वेव होती है, ऐसे वेव बाहर निकलती है ना ब्लैक बॉडी से। तो ये 2 क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये वेवलेंथ अगर ज्यादा तो इसका अलग कलर रहेगा। अगर वेवलेंथ ऐसी है, अभी देखो इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है, तो इसकी वेवलेंथ कम है तो ये अलग कलर रहेगा, है ना? ये 11th में हमने स्टडी किया है। और इसकी वेवलेंथ हमने छोटी कर दी तो ये अलग कलर। ऐसे अलग अलग वेवलेंथ के अलग अलग कलर्स होते हैं और ऐसे उसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब जो ब्लू कलर होगा तो ये सपोज ये ब्लू कलर की वेवलेंथ है,
ब्लू कलर की, ब्लू ग्रीन, जो ब्लू के पर्पल कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है ना। तो ये वेवलेंथ किसकी है? ब्लू कलर की है। उससे ज्यादा ऑरेंज की, उससे ज्यादा रेड की, मतलब ऐसे अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ्स होती है और उसी से बनता है स्पेक्ट्रम, राइट। एक ऐसा बंच बनता है कलर्स का, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये ग्राफ जो हम लोग देखने वाले हैं वो वेवलेंथ वर्सेस रेडियंट पावर का ग्राफ रहेगा। रेडियंट पावर क्या है देखो, मतलब जो लाइट, जो हीट इसमें से निकलने वाली है वो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम जो हीट बाहर निकलेगी उसको हम लोग बोलेंगे रेडियंट पावर। इसी को आप लोग इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ में रेडियंट पावर कितनी है? सपोज वेवलेंथ हम चेंज करते गए लाइट की, तो वेवलेंथ, सॉरी लाइट की नहीं, हीट की वेवलेंथ अगर आप चेंज करते गए तो उसके अकॉर्डिंग उससे निकलने वाली जो हीट है उसकी पावर क्या रहेगी, ये हम लोग देखने वाले हैं ग्राफ का यूज करके। तो ग्राफ हम लोग दो चीजों का निकालेंगे, वेवलेंथ वर्सेस रेडियंट पावर। तो यहाँ पे उन्होंने पहला ही पॉइंट आपको दिया है, द रेट ऑफ इमिशन पर यूनिट एरिया, उसको बोला है उन्होंने एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, ऐसे कंसिडर किया है, ठीक है। तो इसको हम रेडियंट पावर बोलेंगे और इसको वेवलेंथ। तो हर एक वेवलेंथ को वो ब्लैक बॉडी में से निकलने वाली जो हीट है उसकी पावर वो हम लोग देखेंगे। मतलब सपोज हमने इतनी वेवलेंथ ली, तो इतनी वेवलेंथ को कितनी पावर की हीट बाहर निकल रही है, मतलब इमिशन कितना हो रहा है, ये ब्लैक बॉडी है, इतनी वेवलेंथ को कितनी हीट, कितनी स्ट्रॉन्ग हीट बाहर निकल रही है, कितना बंच बाहर निकल रहा है, ये हम देखेंगे। सपोज हमने वेवलेंथ चेंज की, वेवलेंथ छोटी कर दी, तो उस वेवलेंथ को कितनी पावर की हीट बाहर निकल रही है ये हम देखेंगे। समझ में आया? पावर मतलब क्या? हीट रेडिएट पर यूनिट एरिया। इतना एरिया आपने कंसीडर किया, इतने एरिया में कितनी हीट बाहर निकली इतनी वेवलेंथ को, ये हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ का यूज करके हम लोग इसको स्टडी करने वाले हैं। बहुत इमेजिनरी थिंक है तो समझ लो, वैसे उसको स्टडी करना है आपको, ठीक है। फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, विजुअलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, बट आप उतना ध्यान दो तब आपको समझ में आएगा। तो ग्राफ बहुत ही सिंपल है, ग्राफ आपको इजीली समझ में आएगा, बस ये ग्राफ किसका है ये आपको समझना होगा। तो देखो बच्चों, वो ग्राफ हम लोग निकालने जा रहे हैं। ग्राफ में हम लोग देखेंगे एक्स एक्सिस पे हम लोग वेवलेंथ लेने वाले हैं जो कि हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, और वाई एक्सिस पे हम लोग रेडियंट पावर लेने वाले हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ, वाई एक्सिस पे रेडियंट पावर। तो सपोज हमने इनिशियली कुछ तो भी टेम्परेचर रखा और उस टेम्परेचर में सबसे कम टेम्परेचर, मतलब आपने सपोज एक ब्लैक बॉडी ली, कंसिडर करते हैं आपने कैविटी रेडिएटर लिया, ये ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर आपने पहले सपोज 1000 केल्विन रखा, इसका टेम्परेचर आपने 1000 केल्विन रखा, फिर हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया 2000 केल्विन, फिर हमने इंक्रीज किया 3000 केल्विन, देन 4000 केल्विन, देन 5000 केल्विन, ऐसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते गए। किसका? ये ब्लैक बॉडी का, ये ब्लैक बॉडी है। तो ये अलग अलग टेम्परेचर में रखे साइंटिस्ट लोगों ने उनकी रेडियंट पावर को नोट डाउन किया अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, ठीक है, और उसका एक ग्राफ बनाया। तो वो ग्राफ में उन्होंने ऑब्जर्व किया, सपोज पहले हम 1000 केल्विन का ग्राफ बनाते हैं, ऐसे ही मैंने रैंडम वैल्यूज लिए, एक्चुअल वैल्यूज आपके बुक में कुछ अलग दी है, उन्होंने उसका ग्राफ दिया है, उन्होंने 3000 केल्विन से स्टार्ट किया है, बट ये रैंडम वैल्यूज मैंने लिए, ठीक है। तो जब उन्होंने 1000 केल्विन का ग्राफ निकाला तो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो ग्राफ इनिशियली उसकी रेडियंट पावर बढ़ती है, एक मैक्सिमम लेवल को टच करती है, इनिशियली रेडियंट पावर कुछ बढ़ती है, एक मैक्सिमम लेवल को टच करती है और वापिस वो कम होती है, ओके। ये ग्राफ मतलब यहाँ पे कुछ मैक्सिमम, ये वेवलेंथ पे उसको मैक्सिमम पावर मिलती है, समझ में आया? यहाँ पे वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं है, याद रखो, इस पॉइंट को वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं है, इस पॉइंट को आगे देखो, आगे वेवलेंथ और ज्यादा है, इस पॉइंट को रेडियंट पावर मैक्सिमम है। मतलब कंसिडर करते हैं, सपोज एक मिनट, हाँ ये लाइन में ठीक से ड्रॉ करती हूँ। सपोज इस वेवलेंथ को रेडियंट पावर 10 है, तो यहाँ पे रेडियंट पावर 20 रहेगी, बढ़ गई, फिर 30, फिर 40। तो इस वेवलेंथ को
रेडियंट पावर सबसे ज्यादा हमें मिलेगी, यहाँ पे मैक्सिमम रेडियंट पावर मिलेगी। और वापिस वेवलेंथ बढ़ती है लेकिन रेडियंट पावर घटती है, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ ऐसी होती है वहां पे रेडियंट पावर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, समझ में आया सबको। उसके बाद उन्होंने वो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जो 1000 रखा था, ये ग्राफ था 1000 का, उन्होंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कितना किया, 2000 केल्विन किया। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा मिला, उसमें भी सेम वैल्यू रेडियंट पावर बढ़ती गई और फिर वो कम होती गई। ठीक है, ये मिला आपको 2000 केल्विन का। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। उसके बाद उन्होंने 3000 केल्विन किया। 3000 में वो ग्राफ में कुछ ऐसा चेंज हमें मिला। ठीक है, ये किसका है, 3000 केल्विन का। तो वहां पे मैक्सिमम वैल्यू हमें यहां मिली। फिर उन्होंने 4000 केल्विन का ग्राफ निकाला और वो ग्राफ उनको कुछ ऐसा मिला, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिली, ये 5000 केल्विन का। मतलब देखो उन्होंने ब्लैक बॉडी को अलग अलग टेम्परेचर पे रखा और उनको जो मैक्सिमम पावर मिलती है वो कुछ इस तरह मिलती है। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो मुझे बताओ। यहाँ पे देखो टेम्परेचर कुछ 1000 था तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा, राइट। और टेम्परेचर जैसे ही हम लोग बढ़ाते गए वैसे वैसे जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो कम होती गई। समझ में आया, जैसे ही टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते गए वेवलेंथ की वैल्यू कम होती गई, मतलब रेडियंट पावर जो है वो इस साइड लेफ्ट में शिफ्ट होती गई, ऐसे हमने ऑब्जर्व किया। यहाँ पे रेडियंट पावर उनको बहुत कम वैल्यू में ही ज्यादा मिल गई, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा वेवलेंथ पे मिली रेडियंट पावर एक्स्ट्रा, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा वेवलेंथ को, यहाँ पे बहुत मैक्सिमम वेवलेंथ को उनको जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते गए वेवलेंथ कम होती गई। इसका मतलब ये टेम्परेचर वर्सेस वेवलेंथ अगर हमने ऑब्जर्व की तो सपोज आप कंसीडर करो 1000 केल्विन को जो लैम्बडा मैक्सिमम आपको मिली, ये क्या है, लैम्बडा मैक्सिमम, ये सबकी लैम्बडा मैक्सिमम। सपोज दिस इज लैम्बडा मैक्सिमम 1, दिस इज लैम्बडा मैक्सिमम 2, लैम्बडा मैक्सिमम 3, लैम्बडा मैक्सिमम 4। तो यहाँ पे जो लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 हम देख रहे हैं कैसे है, कम होते जा रहा है। लेकिन T1 क्या है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, T4 सबसे ज्यादा है, T3 उससे कम है, T2 उससे भी कम है, T1 उससे भी कम है, मतलब सबसे मैक्सिमम T4 है। लेकिन लैम्बडा क्या है, लैम्बडा 4 क्या है, लैम्बडा 4 सबसे कम है, ये इधर शिफ्ट हुआ, मतलब क्या कम है ना। अगर मैं ये 500 लेती हूँ, ये 1000, ये 1500, ये 2000, सबसे ज्यादा, मतलब लैम्बडा 4 उससे भी कम है, लैम्बडा 3 उससे कम, लैम्बडा 4 उससे बड़ा, देन लैम्बडा 2 एंड देन लैम्बडा 1। मतलब यहाँ पे उल्टा है, देखो टेम्परेचर बढ़ाते गए वेवलेंथ कम होती गई, ऐसे हमने ऑब्जर्व किया। इसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये जो ग्राफ हमने ऑब्जर्व किया इसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई, देखो जो आगे विंस ने एक्सप्लेन की। क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई यहाँ पे। अगर आप इसको ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए बोलो तो आप ऐसे एक डायग्राम आप पहले लर्न कर लो और डायग्राम के ऊपर से आप ग्राफ बराबर एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करते आएगा। तो सपोज कंसीडर करते रैंडम वैल्यू हम लोग लेते हैं। सपोज टेम्परेचर 1000 केल्विन पे हमें जो मैक्सिमम मिली है लैम्बडा 1 की वैल्यू, वो सपोज 3 एंगस्ट्रॉम मिली है। वेवलेंथ को हम लोग 3 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 3 × 10⁻10 मीटर होता है। समझ में आया आपको। तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, 10⁻10 का मतलब होता है एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे 3 एंगस्ट्रॉम में डायरेक्टली लिखती हो। तो सपोज हमें 1000 केल्विन पे जो लैम्बडा मैक्सिमम 3 एंगस्ट्रॉम मिला, फिर आगे हमने उसको 2000 केल्विन किया तो हमने देखा कि उसकी वैल्यू कम हो गई। मतलब सपोज ये 3 से 2 पे 1.5 एंगस्ट्रॉम हो गई, राइट। उसके बाद आगे और हमने वैल्यू कम कर दी, इसकी वैल्यू बढ़ा दी, तो ये वैल्यू बढ़ने की वजह से लैम्बडा मैक्सिमम और कम हो जाएगा, लैम्बडा 3। वो सपोज हमें मिला 1 एंगस्ट्रॉम, ये 3 था, ये 1.5 बन गया, वो और भी कम हो गया। उससे और हमने 4000 कर दिया तो ये वैल्यू और भी कम हो गई, 0.75 एंगस्ट्रॉम।
तो ऐसे जैसे जैसे हम लोग वैल्यू कम करते गए वैसे वैसे लैम्बडा की वैल्यू क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते गए लैम्बडा की वैल्यू कम होती गई। तो यहाँ पे देखो ये है आपका T1, ये है T2, ये T3, ये T4, ये है लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 एंड लैम्बडा 4। अगर आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट में करती हूँ तो वो क्या आएगा, देखो लैम्बडा 1 इंटू T1 अगर मैंने किया तो क्या आता है, दैट इज 3000, राइट ना। एम आई क्लियर? 3000 यूनिट नहीं देती, सिर्फ 3000 एंगस्ट्रॉम केल्विन यूनिट रहेगा उसका। तो ये 3000 आया। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने किया तो क्या होगा, देखो 1.5 इंटू 2 कितना होता है, वापिस कितना आएगा आपका, लैम्बडा 2 इंटू T2 3000। इन दोनों का करो, ये भी कितना आएगा, लैम्बडा 3 इंटू T3 3000। इन दोनों का करो, ये भी कितना आएगा, लैम्बडा 4 इंटू T4 कितना आएगा, 3000। मतलब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो दोनों का प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं लैम्बडा 1 इंटू T1 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 इंटू T2 इज इक्वल टू लैम्बडा 3 इंटू T3 इज इक्वल टू लैम्बडा 4 इंटू T4 दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये किसने प्रूव किया था पता है आपको, ये प्रूव किया था विन्स ने। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ड्यू टू दैट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस, देन lambda displaces, lambda shift towards the shorter wavelength। देखो ये shorter, ये इससे कम, ये इससे कम, ये इससे कम, मतलब as temperature increases lambda maximum shift towards the shorter wavelength। ये किसने कहा था, ये कहा था विन्स ने। lambda displaces, lambda का क्या हो रहा है, lambda displaced हो रहा है, इसीलिए उसको क्या कहा गया, नेक्स्ट पॉइंट जो हम स्टडी करने वाले दैट इज द विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्योंकि लैम्बडा डिस्प्लेसेस टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ। लैम्बडा की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर बेस्ड जो नेक्स्ट लॉ हम पढ़ाने वाले दैट इज द विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये पहले मैं रफ करती हूँ फिर हम उसको पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, फिर विन्स ने क्या कहा, हमने देखा कि लैम्बडा T1 इज इक्वल टू लैम्बडा T2 इज इक्वल टू एंड सो ऑन, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। तो ये जो कांस्टेंट था इसको B नाम से जाना गया और B को कहा जाता है विन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लॉ देख लेते हैं। तो ये लॉ जो विन्स ने कहा था, इससे हम लोग क्या लॉ बना सकते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे लैम्बडा मैक्स इंटू जनरल वैल्यू T कंसिडर करूं, क्योंकि लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 क्या है, लैम्बडा मैक्सिमम है जो हमने देखा ग्राफ में, इंटू अगर जनरल वैल्यू हम लोग T कंसिडर करें तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू B मिलेगा, मतलब ये कांस्टेंट मिलेगा। यहाँ पे अगर ये T को मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो ये T यहाँ मल्टीप्लाई इस साइड आके वो डिवाइड होगा, मतलब लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू B इंटू 1/T। ये B क्या है, कांस्टेंट। तो इससे एक जनरल फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा, दैट इज लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे कि हमने देखा, क्या देखा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस लैम्बडा मैक्स डिक्रीजेस, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस लैम्बडा मैक्स इंक्रीजेस। समझ में आया? तो इससे ये जो स्टेटमेंट बना, ये जो इक्वेशन बना, ये किसका स्टेटमेंट बनेगा, दैट इज द विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो क्या है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये क्या है, वेवलेंथ। तो हम क्या बोलेंगे, द वेवलेंथ फॉर विच इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम। यहाँ वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ, इस वेवलेंथ को इमिसिव पावर मैक्सिमम है। समझ में आया? तो वेवलेंथ फॉर विच इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। Wavelength for which emissive power is maximum
is inversely proportional to the absolute temperature of the black body. This is the statement of Wien's displacement law. और यहाँ पे जो कांस्टेंट लिया गया वो कांस्टेंट क्या था? b. तो ये b की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, उसको कहा गया विन्स कांस्टेंट, इसी को कहा जाता है विन्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? दैट वैल्यू इज 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ये वैल्यू होती है मीटर, लैम्बडा किस में होता है? मीटर में या फिर एंगस्ट्रॉम में, और ये टेम्परेचर केल्विन में, मतलब ये मीटर केल्विन। 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, ठीक है। तो ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। कभी कभी आपको लैम्बडा का बी का डायमेंशन भी पूछा जा सकता है, तो आपको आना चाहिए। तो यहाँ लैम्बडा हम लोग डिस्टेंस कंसिडर करेंगे मीटर केल्विन से। देखो टेम्परेचर क्या है इसका? टेम्परेचर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत सिंपल डायमेंशन आएगा क्या? मीटर केल्विन मतलब L1 आएगा, मीटर के लिए L1 आएगा। मास नहीं है तो मास 0 आएगा, T नहीं है तो T 0 आएगा, और केल्विन है मतलब K1 आएगा, राइट। तो ये L1 M0 T0 K1 ये इसका विन्स कांस्टेंट का डायमेंशन बनेगा। कभी कभी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ विन्स कांस्टेंट, तो तब आपको विन्स कांस्टेंट तुरंत याद आना चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा इंटू टी। लैम्बडा नथिंग बट द डिस्टेंस के लिए हम L लेते हैं, L1 है, मास नहीं है तो 0, T नहीं है तो 0, टेम्परेचर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो उसका K1 आएगा। तो ऐसे डायमेंशन बनेगा विन्स कांस्टेंट का, ये भी आपको याद रखना है। तो देखो बच्चों, इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमें पता चलती है। ये हो गया उसका फंडामेंटल डिस्कशन हो गया। लेकिन यहाँ पे ये जो विन्स का इन्वेंशन था, ये बहुत ही बड़ा इन्वेंशन माना गया। इसको इतना बड़ा इन्वेंशन क्यों माना गया? देखो, क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि हर एक स्टार या फिर प्लैनेट हो, वो प्लैनेट एक ब्लैक बॉडी होता है, मतलब उसमें से बहुत सारा रेडिएशन बाहर निकलता है। अगर हम सन की बात करें तो उसमें से बहुत बड़ा हीट रेडिएशन बाहर निकलता है, मतलब सन का टेम्परेचर बहुत ही बड़ा है। और हम लोग बहुत बार देखते हैं कि किसी भी प्लैनेट का टेम्परेचर हमें बुक में दिखता है, सन का टेम्परेचर भी बुक में दिखता है। बहुत बार सन का टेम्परेचर साइंटिस्ट लोग बताते हैं इतना इतना टेम्परेचर है, तो क्या वो थर्मामीटर लेके वहां पे चेक करने के लिए गए थे कि इतना इतना टेम्परेचर है? नेवर, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल। लेकिन ये जो विन्स का डिस्प्लेसमेंट था, ये विन्स के डिस्प्लेसमेंट के ऊपर से, ये लॉ के ऊपर से किसी भी प्लैनेट का, किसी भी ब्लैक बॉडी का हम लोग टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। वो कैसे? देखो, तो यहाँ पे उन्होंने इसका यूज करके किसका डिस्प्लेसमेंट मेजर किया? सन का डिस्प्लेसमेंट भी मेजर किया। तो इसके लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए। देखो, हर कोई प्लैनेट, उसमें से जो निकलने वाला रेडिएशन है वो अर्थ पे पास करता है। जब वो अर्थ पे आता है तो हमें पता है अर्थ के ऊपर वो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। जैसे कि हम लोग सन से निकलने वाले रेज है, वो अगर स्केल में देखें तो उसमें हमें एक स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा लैम्बडा मैक्सिमम कौन सा है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि सन से निकलने वाले रेज है, उसमें से जो ब्लू ग्रीन कलर है, ब्लू ग्रीन रीजन है, वहां पे सबसे ज्यादा वेवलेंथ का रेडिएशन होता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पे है? ब्लू ग्रीन कलर के वहां पे है। तो वहां पे सबसे मैक्सिमम लैम्बडा मैक्सिमम हमें मिलता है। तो वो लैम्बडा मैक्सिमम की आपको वैल्यू पता चल गई वहां पे। मतलब देखो, लैम्बडा मैक्सिमम हमें पता चल गया सन से निकलने वाले रेज का ब्लू ग्रीन कलर के रीजन में। उसके बाद बी तो हमें पता ही है। तो ये बी का और ये लैम्बडा मैक्सिमम, ये दोनों का यूज करके क्या आप टेम्परेचर नहीं निकाल सकते सन का? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। ऐसे हर एक प्लैनेट से आने वाले रेडिएशन का स्पेक्ट्रम लो, वो स्पेक्ट्रम में लैम्बडा मैक्सिमम फाइंड आउट करो, वो लैम्बडा मैक्सिमम और ये बी दोनों को मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड होगा, है ना, इस साइड आके वो डिवाइड होगा। इन दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद आपको उस प्लैनेट का टेम्परेचर मिल जाएगा। समझ में आया? इसीलिए ये विन्स का जो डिस्प्लेसमेंट लॉ था उसको बहुत बड़ा लॉ माना गया, बहुत बड़ा इन्वेंशन माना गया, क्योंकि किसी भी प्लैनेट का टेम्परेचर बिना वहां पे जाके हम लोग मेजर कर सकते थे, है ना। इसीलिए ये बहुत ही बड़ा लॉ माना जाता है। समझ में आया सबको? तो देखो बच्चों, इसी से रिलेटेड
पेज नंबर, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 71 पे उन्होंने कैन यू टेल पूछा है, जो वहाँ पे हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करते हैं, वो वाला टॉपिक अभी आ गया, इसमें भी है। तो उन्होंने क्या पूछा है देखो, लैम्बडा मैक्स द वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर द सन इज इन द ब्लू ग्रीन रीजन। मैंने आपको बोला ना कि जो सन से निकलने वाला स्पेक्ट्रम होता है उसमें लैम्बडा मैक्स हमें कौन से रीजन में मिलता है, ब्लू ग्रीन रीजन में मिलता है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 11th में बहुत डिटेल में स्टडी किया है स्पेक्ट्रम, तो उसमें आप देख सकते हैं ब्लू ग्रीन रीजन में मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। तो ऑफ ब्लू ग्रीन रीजन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, व्हाई डज द सन देन अपीयर येलो टू अस। अगर इसमें सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी ब्लू ग्रीन रीजन की है तो सन हमें येलो क्यों दिखता है, फिर ब्लू ग्रीन क्यों नहीं दिखता, ऐसा उनका क्वेश्चन है। तो हम लोग बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, सोचो जरा ऐसे क्यों होता है। तो देखो बच्चों, मैं बताती हूँ आपको, मैंने इसी से रिलेटेड आपको बहुत डिटेल में 11th में बताया है। जो स्कैटरिंग हमने स्टडी किया था उसमें मैंने आपको बताया था, बट फिर भी मैं अभी आपको वापस बताती हूँ। देखो, सन से निकलने वाले जो दो रेज की हम बात करेंगे, येलो कलर के और ब्लू ग्रीन कलर के। तो सपोज ये कंसीडर करते हैं ब्लू ग्रीन कलर, तो ये जो इनकी वेवलेंथ होती है बहुत ही छोटी होती है ना। और एज कंपेयर टू ब्लू ग्रीन, येलो कलर जो है उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है ऐसे। तो हमें पता है यहाँ पे अर्थ है, ये अर्थ है, और ये अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है, ये सभी को पता होगा। इसके अराउंड एक एटमॉस्फेयर का लेयर होता है, एक नहीं बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो ये सभी को पता होगा। तो इससे क्या होता है, ये जो ब्लू ग्रीन कलर है, हालांकि इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, लेकिन इसका वेवलेंथ देखो बहुत ही छोटा है ना, वेवलेंथ बहुत ही छोटा है। तो होता क्या है, जब ये ब्लू ग्रीन छोटा सा कलर यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे अगर कोई एटम से अगर ये टकराएगा, तो टकराने के बाद ये वापस चला जाएगा, इसका स्कैटरिंग हो जाएगा। मतलब ये यहाँ से पास होके आ ही नहीं सकता अर्थ तक। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, है ना, तो ये यहाँ से टकरा के रिटर्न चला जाता है। वही येलो कलर का क्या होगा, इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे कोई सपोज यहाँ पे कोई एटम है छोटा सा, तो ये क्या करेगा, ये एटम को ऐसे पास करके अपने तक आ जाएगा। हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम लोग इस येलो कलर को देख पाते हैं, क्योंकि ये यहाँ से एटम को जंप करके हमारे पास आता है, इनकी वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से। बट ब्लू ग्रीन कलर का स्कैटरिंग वो रिफ्लेक्ट होके वापस चले जाते ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, यही रीजन है। तो यहाँ से अगर सिर्फ येलो कलर हमारे पास आ रहा है, तो हम सन की ओर देखेंगे तो हमें बस ऑरेंज रेड येलो ऐसा कलर दिखाई देता है, क्योंकि ऑरेंज रेड येलो इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, ब्लू ग्रीन कलर की वेवलेंथ कम होती है, यही रीजन है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन का ये आंसर है। अब लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो आपकी एक्सरसाइज में भी पूछे गए हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज में भी उन्होंने पूछा है, 2-3 क्वेश्चन पूछे इस टॉपिक के ऊपर। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 जो आपकी एक्सरसाइज ने पूछा है। क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इफ इट स्पेक्ट्रम हैज अ पीक एट A lambda maximum is equal to 700 nanometer visible. B lambda maximum is equal to 3 centimeter microwave region. C lambda maximum is equal to 3 meter FM radio waves. Then Wiens constant लेने के लिए बोला है उन्होंने, जो की वैल्यू हमें पता है 2.897 into 10⁻³ मीटर केल्विन। और हमें उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द टेम्परेचर। ये अलग अलग पॉइंट के अलग अलग लैम्बडा की वैल्यू के लिए हमें उन्होंने टेम्परेचर पूछा है। बहुत ही सिंपल है, सेम न्यूमेरिकल है, सेम फॉर्मूला यूज करके हमें सॉल्व करना है। देखो कैसे, सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं एज यूजुअल। गिवन उन्होंने क्या क्या दिया है देखो, लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू दी है, लैम्बडा मैक्स 1। सपोज हम पहले इसको 1 वैल्यू कंसीडर करते हैं, कितनी दी है 700 नैनोमीटर, मतलब 700 नैनोमीटर। इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, कितना आएगा 700 इंटू नैनो की वैल्यू होती है -9 मीटर, तो ये कितना आएगा 12। इसको शिफ्ट कर लो पॉइंट को, तो ये होगा 7 इंटू 10⁻² -9 मीटर। समझ में आया क्या किया मैंने?
इसको 10⁻² लिया, ये -9 उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आएगा 7 × 10⁻7 मीटर। ओके, ऐसे इसको कन्वर्ट कर लो, कैलकुलेशन इजी होगा। सेकेंड वैल्यू उन्होंने क्या दी है, लैम्बडा मैक्स 2 ए बी ऐसे वैल्यूज दी है। क्या दी है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मतलब कितना, 3 × 10⁻² मीटर है ना, सेंटी की वैल्यू। थर्ड वैल्यू उन्होंने दी है लैम्बडा मैक्स 3, कितनी है, 3 मीटर। डायरेक्टली दी है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे 3 वैल्यूज दी है एंड बी दिया है कितना, 2.897 × 10⁻³ मीटर केल्विन। तो ये सभी वैल्यूज हमें पता चल गई। अब हम 1 बाय 1 T1 T2 T3 निकालेंगे। उन्होंने टेम्परेचर पूछा है T1 T2 T3 सबके लिए। तो फॉर्मूला हमें पता है, क्या है फॉर्मूला, पहले हम निकालते हैं लैम्बडा मैक्स 1 के लिए इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय T1। T1 हमें निकालना है तो T1 को इधर शिफ्ट करना होगा, तो T1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, B डिवाइड बाय लैम्बडा 1, लैम्बडा मैक्स 1 या फिर लैम्बडा 1 डायरेक्टली लिखती हूँ मैं। तो B कितना है, 2.897 × 10⁻³ डिवाइड बाय लैम्बडा 1 कितना है, 7 × 10⁻7। तो करो कैलकुलेशन, इट इज 0.74 जा 4 1 जा 3 8। तो देखो ये आंसर क्या आएगा, ये -7 ऊपर शिफ्ट किया तो कितना आएगा, 0.4138 इंटू 10⁻³ प्लस 7। एम आई क्लियर, क्या किया, 7 को डिवाइड किया इस वैल्यू को तो अब मिले 0.4138, ये -7 ऊपर शिफ्ट किया तो +7 होगा, तो हमें आंसर मिलेगा 0, ये कितना होगा 7 - 3 4 होगा, है ना। तो ये शिफ्ट किया, सपोज ये 10⁻⁴ से इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 डिजिट या लेफ्ट राइट में शिफ्ट होगा, 1 2 3 4 प्लस है ना, मतलब राइट में शिफ्ट होगा, तो ये क्या बनेगा 4138 केल्विन। ये पहला टेम्परेचर हमें मिला, 4138 केल्विन, ये पहला टेम्परेचर। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे T2, B डिवाइड बाय लैम्बडा 2। B कितना है, 2.897 × 10⁻³ डिवाइड बाय लैम्बडा 2 कितना है, 3 × 10⁻²। 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, आपको डिवीजन आता है ना, 0.966, ये +2 ऊपर जाके, मतलब ये होगा 10⁻⁻1। तो ये 10⁻⁻1 माइनस है, ये प्लस था इसलिए पॉइंट इधर शिफ्ट किया, ये माइनस है तो पॉइंट और इधर शिफ्ट होगा, तो एक 0 बढ़ जाएगा। तो ये T2 कितना बनेगा, 0.0 -1 से मल्टीप्लाई किया तो 966। देखो माइनस होगा तो इस साइड शिफ्ट करना है, प्लस होगा तो उस साइड शिफ्ट करना है। उसके बाद T3 केल्विन, ये केल्विन में, तो T3 क्या रहेगा, B डिवाइड बाय लैम्बडा 3। B कितना है, 2.897 × 10⁻³ डिवाइड बाय लैम्बडा 3 कितना है, ये 3, डायरेक्टली 3 से, बस यहाँ पे बस यही आंसर आएगा, है ना। यहाँ पे 10⁻³ है, उसको एज इट इज लिख दो, तो 0.966 × 10⁻³ केल्विन, ये आपको क्या मिला, T3 मिला। तो ऐसे अलग अलग टेम्परेचर हमें मिलेंगे लैम्बडा मैक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आंसर्स वहां पे दिए हैं, आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। उन्होंने ब्रैकेट में आंसर दिए होते हैं एक्सरसाइज के ब्रैकेट में लास्ट में, वहां पे क्रॉस वेरीफाई कर लो, यही आंसर्स आपको मिलेंगे। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, देखो क्वेश्चन नंबर 23 आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखो क्या है, अर्थ्स मीन टेम्परेचर कैन बी अज्यूम टू बी 280 केल्विन। अर्थ का टेम्परेचर T अज्यूम करना है आपको 280 केल्विन। हाउ विल द कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन लुक लाइक फॉर दिस टेम्परेचर। कर्व कैसा दिखेगा ये उन्होंने पूछा है, कर्व भी हमें ड्रॉ करना है। फाइंड आउट लैम्बडा मैक्स, लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है। इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू, मतलब आपको क्या क्या दिया है गिवन लिख लो, बहुत सिंपल है ये भी, बस लैम्बडा मैक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, T दिया है।
और कर्व ड्रॉ करना है। उन्होंने पूछा ये कौन से रीजन में आएगा, इसीलिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता होना बहुत जरूरी है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन T कितना दिया है 280 केल्विन, B हमें पता ही है 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। और आपको लैम्बडा मैक्स निकालना है, पहले वैल्यू निकाल लो फिर देखते हैं कौन से रीजन में आएगा। तो लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू B डिवाइड बाई T, B की वैल्यू डाल दो 2.897 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 280। दोनों का डिवीजन करने के लिए हमें लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। लॉग टेबल का यूज करके आप करोगे, डायरेक्टली में लिखो आंसर, नहीं आया तो बताओ 0.01035 इंटू 10⁻³ ये हमें मिला लैम्बडा मैक्स। अब देखो ये अगर पॉइंट में शिफ्ट करती हूँ, ये पॉइंट यहाँ पे 2 डिजिट मैंने शिफ्ट किया तो वहां पे आएगा 1.035 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ तो ये आंसर मुझे मिलेगा 1.035 इंटू 10⁻5 मीटर, है ना, ये लैम्बडा मैक्स। तो ये जो रीजन है ये आता है माइक्रोवेव के रीजन में। कौन से रीजन में आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर आप देखोगे तो वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव उस रीजन में ये आता है, माइक्रोवेव रीजन में। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? दिस रेडिएशन बिलोंग्स टू माइक्रोवेव रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ऐसे आप लिखोगे। और इसका कर्व कैसे दिखेगा? देखो, कर्व के लिए हम लोग रेडियंट पावर और इस साइड वेवलेंथ ऐसे ड्रॉ करेंगे, लैम्बडा, और यहाँ पे लिखेंगे रेडियंट पावर। तो इसका जो कर्व एज यूजुअल वही वैसा ही कर्व हम लोग निकालेंगे, ऐसा, है ना। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमें कितनी मिल रही है इसकी, ये लिखेंगे 1.035 इंटू 10⁻5 मीटर। तो ये रीजन कौन सा है हमारा? दिस रीजन इज कॉल्ड एज माइक्रोवेव रीजन। माइक्रोवेव रीजन कौन सा रीजन है? माइक्रोवेव रीजन। समझ में आया? ऐसे हम लोग लिखेंगे। और माइक्रोवेव के बाद क्या आता है इधर? इंफ्रारेड। आपको पता होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद करो, नहीं याद तो 11 का बुक निकालो, देखो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे हमें लैम्बडा मैक्सिमम मिलता है। ओके, ऐसे उसका डायग्राम आप लोग निकालोगे। ठीक है, समझ में आया सबको? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये रीजन अगर आपको पता होगा तभी ये आंसर करेक्ट रहेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स यहाँ पे कट हो सकते हैं। तो बच्चों, इसी से रिलेटेड आगे का लॉ है स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। तो यहाँ पे मैंने विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ कवर किया है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमने लिए हैं। आगे का जो लॉ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए ये टॉपिक ठीक से देखो, ठीक से समझो, उसके बाद भी आपको स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ समझ में आएगा। तो तब तक के लिए बच्चों पढ़ाई करो, ये जो नोट्स मैंने दिए इसको मेंटेन रखो। नोट्स में अभी दे नहीं रही हूँ, आपको बुक लेने पड़ेंगे, और इसी से रिलेटेड नोट्स भी निकालते जाओ साइमल्टेनियसली, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।